जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देख रहे हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम और आपके जो फाइनल एग्जाम होगा, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले भी हमने 3 पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया है, ये इसका चौथा पार्ट है, तो उन सभी को भी जरूर देखिएगा। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल, नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है? तो नेत्र गोलक की जो आकृति होती है वो हो जाएगा आपका गोलाकार हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा किसी दृष्टि को दोष दूर किया जाता है, यानी कि अवतल लेंस से हम लोग किस दृष्टि दोष को दूर करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होगा वो आपका कूलम हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है आपका, इसकी फोकस दूरी, यहाँ पर सवाल ही गैप कर दिया है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हम लोग कह रहा है आपसे कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दर्पण क्या होगा ये आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है, यानी कि बड़ा होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण का। हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बार बार ये सवाल आता है, तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगले सवाल पे आइए, कहा जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम हैं वो 2 नियम हैं, याद रखना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? यदि प्रतिरोध को दुगना किया जाए तो प्रवाहित धारा का मान आपको बताना है, तो वो आधी हो जाती है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको बताना है आपको। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे? तो विद्युत जनित्र कहेंगे, यानी कि जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करता है कौन? करेगा विद्युत धारा उत्पन्न? तो राइट आंसर चुंबकीय क्षेत्र। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाएंगे आपका अभिकारक, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। कौन सूर्य के प्रकाश से प्रभाव से अपघटित हो जाता है? यानी कि सूर्य के प्रभाव से क्या होगा? अपघटित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा AgCl, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, ठीक है। कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह विलयन क्या होगा? ठीक है, देखिए लाल को नीला करेगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपको यहाँ पे बतानी है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। राइट आंसर Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। नेक्स्ट है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो हो जाएगी आपका क्षारीय हो जाएगी। अम्लीय जलीय विलयन में उत्पन्न हो करता है, यानी कि कैसा क्या उत्पन्न करेगा? तो ये उत्पन्न करेगा 100 प्लस आयन उत्पन्न करेगा, सॉरी 100 बोलते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करेगा। कमरे के ताप पर द्रव धातु क्या होता है? तो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में जो धातु पाया जाएगा उसके बारे में आपसे पूछा है ना। द्रव धातु, कमरे के ताप पर द्रव धातु, तो ये यहाँ पे चारों ऑप्शंस जो है वो गलत हो गया, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन सा है? तो चाकू से पता है आप लोगों को कौन सा धातु को हम लोग काट सकते हैं भाई? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी को काट सकते हैं। सीसा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टिन के जो मिश्र धातु है उसको हम लोग सोल्डर कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा, बॉन्ड OH याद रखना आप सभी को। निम्न में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होगा वो हो जाएगा आपका मीथेन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है ये बतानी है आपको। राइट आंसर 7। एक कोशिकीय जंतु है, अब आपको बताना है एक कोशिकीय जंतु यहाँ पर कौन है। तो एक कोशिकीय जंतु हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमीबा। मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये जो लार ग्रंथियां पाई जाएगी ये 3 पाई जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगले सवाल पे आइए, कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो होते हैं वो स्रावित होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर है अंडाशय से स्रावित होते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है किस चीज़ के लिए?
हमारा जो मस्तिष्क है वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ये याद रखना है आपको, अच्छा सवाल है। तो हाइड्रा में प्रजनन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन विधि से होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका केंद्रक में और केंद्रक में भी। ठीक है, अगले सवाल पे आइए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द जिसने प्रस्तुत किया था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉनसन ने। अनुवांशिक शब्द का प्रतिपादन किसने सर्वप्रथम किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी, वैटसन ने। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका सूर्य। ठीक है, याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं भाई? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगले सवाल देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? अब ये जो मच्छर है ये कौन से जल में रहेगा भाई? तो ये साफ जल में ही रहता है। निम्न में से नवीकरण संसाधन कौन सा है? तो नवीकरण जो संसाधन होगा वो हो जाएगा आपका वन। वन्य प्राणियों में विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो वन्य प्राणियों के जो विलुप्त होने का मुख्य कारण होगा वो हो जाएगा आपका निर्वनीकरण। ठीक है, ऑप्शन सी। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तैयारी करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।